शफखाबाद एक ऐसा शहर जहां हर शाम के साथ हवाओं में कुछ राज खुल जाते थे। पुरानी हवेलियां अब भी सांस ले रही थीं, अपने अतीत के बोझ के साथ। नवाब रफीकर मिर्जा की हवेली, जो शहर के बीचों बीच थी, उसके ऊंचे बुर्जों से हर रात तना साया झांकता था। लोग कहते थे, वहां कोई है जो चैन से सो नहीं पाता। उस रात भी आसमान पर बादल थे। बिजली कभी कभी आसमान को चीरती थी, जैसे खुदा भी कुछ देखना चाहता हो। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। हवेली की नौकरानी नजमा, जो नीचे के हिस्से में रहती थी, अचानक एक चीख सुनकर कांप उठी। चीख बहुत भयानक थी, औरत की थी, मगर उसमें कोई ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाए। वो भागकर ऊपर पहुंची तो देखा बेगम नाजिया जमीन पर पड़ी है और उनके गले से खून बह रहा है। कमरे की दीवारों पर लाल छींटे, टूटा हुआ आईना और खिड़की का पर्दा हवा में झूल रहा था। नवाब रफीकट कमरे में दाखिल हुए, आंखों में हैरत और चेहरे पर दहशत। या खुदा, ये क्या हो गया नाजिया? उनकी आवाज में सच्चाई थी या डर, कोई नहीं जान पाया। पुलिस आई, लोगों की भीड़ लगी, मगर हर चेहरा जैसे अपने आप में छिपा हुआ था। कत्ल का कोई गवाह नहीं था, बस एक टूटी खिड़की और दीवार पर जली हुई मोमबत्ती। सुबह तक पूरे शहर में अफवाहें फैल गईं। बेगम ने खुदकुशी की, नहीं नवाब ने ही मारा है। कहा जाता है किसी औरत की परछाई देखी गई थी वहां। इंस्पेक्टर जावेद खान केस संभालने पहुंचे। लंबे कद के, तीखी नजरों वाले, मगर अंदर से बहुत सियासी आदमी। उन्होंने हवेली का जायजा लिया, नौकरों से पूछताछ की और हर जवाब में झूठ की गंध पाई। उसी दोपहर उन्होंने कहा, मुझे एक वकील की जरूरत है जो इस मामले को अदालत तक ले जा सके। ऐसा वकील जो सच को पहचान सके। तभी किसी ने राय दिया, राय साहब आरिफ अली को बुलाइए, वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। राय साहब आरिफ अली, एक संजीदा शख्स जिनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में आग। उन्होंने हवेली की दहलीज पार की तो हवा कुछ बदल सी गई। उन्होंने कमरे का मुआयना किया, बेगम की तस्वीर देखी, मुस्कुराती हुई, मगर आंखों में कुछ बेचैनी थी। यह चेहरा खुद अपनी मौत की गवाही दे रहा है, राय साहब ने धीरे से कहा। उन्होंने खिड़की के पास झुककर देखा। बाहर मिट्टी में पैरों के निशान थे, मगर अजीब बात यह कि वो निशान हवेली के अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जा रहे थे। जिसने कत्ल किया वो अंदर से बाहर नहीं भागा, बल्कि बाहर से आया था, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर जावेद ने हंसते हुए कहा, जनाब, शफकाबाद की हवेलियों में दीवारें भी बोलती हैं, मगर झूठ। राय साहब ने नजरें उठाईं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा गवाह होती है। तीसरे दिन शहर के अखबार में एक नाम उभरा, जोया बेगम नवाब की हवेली में आखिरी बार देखी गई थी। जोया एक तवायफ की बेटी, जो नाचती थी मगर इज्जत से जीती थी। वो अक्सर हवेली में महफिलों के लिए जाती थी। लोगों ने कहा, उसकी आवाज में जादू है, मगर उसकी आंखों में साजिश। इंस्पेक्टर जावेद ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर जब राय साहब ने उसकी आंखों में देखा, उन्हें वहां डर नहीं, बल्कि मासूमियत दिखी। आप समझते हैं मैं कातिल हूं? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। राय साहब ने जवाब दिया, नहीं, मगर कोई चाहता है कि लोग ऐसा ही समझें। रात को राय साहब फिर हवेली पहुंचे। सब सो चुके थे। उन्होंने देखा कि बेगम के कमरे की दीवार के पीछे एक पुराना दरवाजा था, जो लकड़ी से ढका हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। एक संकरा रास्ता जो हवेली के पीछे की बाग में जाता था। वहां एक टूटी हुई झूमर की चेन और एक सफेद रूमाल पड़ा था, जिस पर जीदी लिखा था। राय साहब के चेहरे पर साया लहराया। जोया का नाम, मगर यह इतनी आसानी से क्यों मिला? क्या कोई हमें गुमराह करना चाहता है? उन्होंने कदम पीछे खींचे, मगर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, राय साहब, यहां से निकल जाइए, यह हवेली जिंदा है। राय साहब पलटे, मगर वहां कोई नहीं था। उस रात हवेली की हवा भारी थी, मोमबत्तियां बुझ बुझ कर जलती थीं और खिड़कियों से जैसे कोई देख रहा था। राय साहब ने अपनी डायरी में लिखा, हर हवेली में एक दीवार होती है जो सब जानती है। हर कत्ल में एक गवाह होता है जो कुछ नहीं कहता। शायद इस बार वो खामोश गवाह मेरे आसपास ही है। अगली सुबह जब वो अदालत पहुंचे तो वहां जोया पेश की गई।
चेहरे पर थकान थी, मगर निगाहों में रोशनी। मैंने किसी को नहीं मारा। उसकी आवाज में कांपती हुई सच्चाई थी। राय साहब ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं। शाम को राय साहब हवेली के बाहर बैठे थे। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, सच अक्सर खामोशी के पर्दे में छिपा होता है, और हर खामोश गवाह एक दिन बोल उठता है। दूर हवेली की एक खिड़की से किसी ने झांका। काले लिबास में, चेहरा आधा ढका हुआ, और हाथ में वही सफेद रुमाल जिस पर जेड लिखा था। राय साहब की आंखें चौड़ी हो गईं। जोया जेल में है, तो फिर ये कौन? हवेली फिर से खामोश हो गई। सवेरे की हल्की धूप अदालत की दीवारों पर उतर रही थी, मगर उस दिन वहां किसी के दिल में रोशनी नहीं थी। जोया को हथकड़ियों में लाया गया। चेहरे पर पर्दा था, पर आंसू उस पर्दे को भी भिगो चुके थे। लोगों की भीड़ थी। कोई उसे तवायफ की बेटी कह रहा था, कोई कातिल। मगर राय साहब आरिफ अली की आंखों में सिर्फ इंसाफ की प्यास थी। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और धीमी आवाज में कहा, मुकदमा नहीं, एक इम्तिहान शुरू हो रहा है। काजी साहब ने गौर से कहा, जोया बेगम, आप पर इल्जाम है कि आपने बेगम नाजिया का कत्ल किया। क्या आप अपने जुर्म को मानती हैं? जोया ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं गरीब घर में पैदा हुई, मगर मेरे हाथ किसी का खून नहीं। राय साहब आगे बढ़े। जनाब, सबूत एक रूमाल है जिस पर जेड लिखा है, मगर क्या कोई रूमाल किसी इंसान की नीयत तय कर सकता है? जोया की आंखों में जो सच्चाई है वो किसी अदालत से छुप नहीं सकती। काजी साहब ने केस 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। राय साहब ने तय कर लिया, इस लड़की की तन्हाई को वो अपना वादा बनाएंगे। जोया को जेल के एक पुराने कमरे में रखा गया। दीवारें सीलन से भरी थीं और छत से पानी टपक रहा था। हर रात वो आसमान की तरफ देखती और कहती, या खुदा, अगर मैं बेगुनाह हूं तो किसी को मेरे दिल की आवाज सुना दे। उसका हमराज बस एक जुगनू था जो हर रात उसकी खिड़की के पास आकर चमकता। वो उससे बात करती, तू तो छोटा है मगर रोशनी तुझ में है। कभी सोचती हूं, क्या इंसान भी जुगनू बन सकता है जो अंधेरे में सच्चाई की चमक ले आए? उसी जेल में एक बुजुर्ग औरत थी जिसका नाम था अम्मा हबीबा। वो कहती, बेटी, सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। तेरा गुनाह नहीं, तेरा मुकद्दर तुझसे इम्तिहान ले रहा है। उधर राय साहब हवेली के पुराने नक्शे खंगाल रहे थे। उन्हें उस गुप्त रास्ते का सिरा चाहिए था जहां से कातिल आया या गया था। उन्होंने देखा कि हवेली के पीछे एक पुराना कुआं है जिसके अंदर किसी जमाने में जमीन के नीचे रास्ता बनाया गया था। रात के वक्त वो अकेले वहां पहुंचे। कुआं सूखा था, मगर दीवार पर ताजा खरोंचें थीं। वो झुके और मिट्टी उठाई। उसमें इत्र की महक थी। औरत का हाथ है इसमें, उन्होंने फुसफुसाया। उसी वक्त हवा चली और कुएं के किनारे रखा लाल पर्दा उड़ गया। पर्दे पर छोटे मोती जड़े थे, वही जैसे जोया के लिबास पर होते थे। राय साहब ने आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर वो बेगुनाह है तो फिर ये सब किसका खेल है? अगली सुबह इंस्पेक्टर जावेद राय साहब के दफ्तर पहुंचे। राय साहब, आपके सबूत झूठे साबित होंगे। हवेली से और भी निशान मिले हैं और सब जोया की तरफ इशारा करते हैं। राय साहब ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जो निशान सबसे साफ दिखता है वही सबसे बड़ा झूठ होता है। जावेद ने उनकी तरफ झुककर कहा, आप नहीं जानते, इस शहर में सच्चाई बेची जाती है और मैं उसका सौदागर हूं। राय साहब की आंखों में नफरत तैर गई। अगर इंसाफ बिकता है तो मैं उसे मुफ्त में वापस लाऊंगा। 2 दिन बाद राय साहब जेल पहुंचे। जोया जमीन पर बैठी थी। हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जिस पर उसने उर्दू में लिखा था, मैंने किसी का दिल तोड़ा नहीं, मगर दुनिया ने मुझे पत्थर बना दिया। राय साहब ने धीरे से कहा, तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है जोया। मैं वादा करता हूं, मैं सच्चाई तक पहुंचूंगा, चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना उतरना पड़े। जोया की आंखें भीग गईं। आप पर भरोसा करती हूं जनाब, क्योंकि आपकी आवाज में झूठ नहीं। राय साहब ने खिड़की की तरफ देखा। मैंने हवेली में कुछ देखा था, एक औरत का साया। वो तुम नहीं थी,
मगर कोई चाहता है कि तुम पर उंगली उठे। जोया ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो शायद बेगम की बहन थी, रुकैया बेगम। वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि नवाब रात को राय साहब ने रुकैया बेगम से मुलाकात की। वो लंबी, खूबसूरत, मगर ठंडी और रहस्यमय औरत थी। वो बोली, बेगम नाजिया मेरी बहन थी और वो किसी औरत से जलती थी जो मेरे देवर के करीब थी। राय साहब ने पूछा, वो औरत जोया थी? रुकैया हंसी। नाम में क्या रखा है जनाब? मोहब्बत जब शर्म की हदें पार करती है तो हर नाम गुनाह बन जाता है। राय साहब ने उसकी आंखों में देखा। वहां साजिश थी, मगर डर भी। क्या आप जानती हैं उस रात बेगम के कमरे में कौन गया था? रुकैया बोली, मैंने किसी को नहीं देखा, मगर मैंने गुज़िश्ता रात एक खामोश गवाह को जरूर सुना था। राय साहब ने चौंक कर कहा, खामोश गवाह? वो बोली, हां, हवेली का माली गुलाम मियां। वो कुछ जानता है मगर डरता है बोलने से। अगले दिन राय साहब ने गुलाम मियां को तलाश किया। वो पुराना आदमी था, झुका हुआ कद, मगर आंखों में अजीब बेचैनी। जनाब, उस रात मैं हवेली के पीछे के बाग में था, उसने कांपते हुए कहा। मैंने किसी को जाते देखा था, काले लिबास में और हाथ में खंजर। मैंने चेहरा नहीं देखा, मगर उसने जोया बेगम की तरह इत्र लगाया था। राय साहब ने पूछा, क्या तुमने किसी को यह बताया? नहीं साहब, मैं डर गया। उसी रात इंस्पेक्टर जावेद मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, चुप रहो, वरना तेरा नाम भी मुकदमे में आएगा। राय साहब समझ गए जावेद कुछ छिपा रहा है। उधर जोया जेल में बैठी थी, मगर अब वो पहले जैसी टूट चुकी नहीं थी। वो अपनी मां की दुआओं को याद करती और धीरे धीरे अपने अंदर एक हिम्मत उभरते हुए महसूस करती थी। अगर सच्चाई की राह में चलना गुनाह है तो मैं उस गुनाह को कबूल करती हूं, उसने खुद से कहा। वो हर रात आसमान की तरफ देखती और फुसफुसाती, राय साहब, क्या आपको मेरी आवाज पहुंचती है? कभी कभी हवा के झोंके में उसे जवाब मिलता, हाँ जोया, मैं अब भी सुन रहा हूं। अगली सुबह जब राय साहब अदालत पहुंचे तो उन्होंने कागजों में एक नई दलील दाखिल की। जोया बेगम पर लगे सारे सबूत झूठे हैं। इस केस में एक नया नाम सामने आ रहा है, इंस्पेक्टर जावेद खान। अदालत में सन्नाटा छा गया। रुकैया बेगम के चेहरे से रंग उड़ गया। जोया की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। राय साहब ने अदालत से बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, सच्चाई की राह तन्हा होती है, मगर मंजिल हमेशा वही पाती है जो खामोश गवाह की आवाज सुन सके। दूर हवेली के बुर्ज पर कोई साया फिर झलका, वही काला लिबास, वही सफेद रूमाल, और हवा में फिर से वही इत्र की महक। कहानी अब असली मोड़ पर थी। राय साहब आरिफ अली के लिए वो सुबह अलग थी। शफकाबाद की हवाओं में अब सिर्फ धूल नहीं, साजिश की बू घुली थी। अदालत में आज एक नई गवाही दर्ज होनी थी, वो गवाही जो सब कुछ बदल सकती थी। काजी साहब के सामने तीन चेहरे थे। जोया, जिसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। इंस्पेक्टर जावेद, जो अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का नकाब पहने था। और राय साहब, जिनकी आंखों में सच्चाई का जौहर चमक रहा था। राय साहब, काजी ने कहा, आपका दावा है कि असली कातिल कोई और है। क्या आपके पास सबूत है? राय साहब बोले, जनाब, हर जुर्म के दो हिस्से होते हैं, गुनाह और गवाह। कभी कभी गवाह इंसान नहीं, वक्त होता है, और आज वक्त खुद बोलने वाला है। पूरा दरबार खामोश हो गया। राय साहब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जनाब, मैं अदालत में पेश करता हूं उस माली को, गुलाम मियां, जो उस रात हवेली में मौजूद था। लोगों ने हैरानी से देखा। गुलाम मियां कांपते हुए अंदर आए, मगर आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने कहा, मैंने उस रात किसी को जाते देखा था। वो इंस्पेक्टर जावेद था। वो हवेली के पीछे के रास्ते से आया और उसके कपड़ों पर खून था। अदालत में सनसनी फैल गई। जावेद ने गुस्से से कहा, झूठ, मैं उस वक्त ड्यूटी पर था। राय साहब ने शांत लहजे में कहा, ड्यूटी पर तो थे, मगर हवेली के बाहर। सवाल यह है कि उस वक्त हवेली के अंदर कौन था? राय साहब ने सबूत पेश किया। हवेली के पीछे से मिला एक खंजर, जिस पर उंगलियों के निशान थे। वो निशान किसी और के नहीं, इंस्पेक्टर जावेद के थे। जावेद की सांसें तेज हो गईं। ये सब झूठा इल्जाम है,
राय साहब ने कहा, झूठ के पांव नहीं होते, मगर उसका रास्ता हमेशा सच्चाई तक जाता है। काजी ने जावेद से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जावेद ने ठंडी सांस ली। हां, मगर यह कहानी सिर्फ मेरे गुनाह की नहीं है। जावेद ने अपनी टोपी उतारी और कहा, मैंने कत्ल किया, मगर अपने लिए नहीं, आदेश पर। नवाब रफीकत मिर्जा ने कहा था कि बेगम नाजिया किसी और से मोहब्बत करती है। वो चाहते थे कि उनका नाम कभी बदनाम ना हो। अदालत में सन्नाटा छा गया। जोया के होंठ कांपे। नवाब साहब, राय साहब ने गहरी सांस ली, तो असली गुनाहगार नवाब हैं, मगर गवाही अब भी अधूरी है। जावेद बोला, मैंने कत्ल के बाद हवेली से भागते वक्त किसी को देखा था। वो कोई औरत थी जो दीवार के पीछे से झांक रही थी। वो रुकैया बेगम थी। राय साहब उसी शाम रुकैया बेगम से मिलने पहुंचे। वो दहशत में थी, हाथ कांप रहे थे। जनाब, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, मैं तो बस अपनी बहन से मिलने गई थी। राय साहब बोले, आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं, मगर उनके गले का हार आपके कमरे में मिला है। क्या आप बताना चाहेंगी वो वहां कैसे पहुंचा? रुकैया रोने लगी। मेरा कोई गुनाह नहीं था, मगर मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया। मैं नवाब से इश्क करती थी, मगर वो मेरी बहन के थे। मैंने चाहा कि नाजिया हवेली छोड़ दे, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर उस रात झगड़ा हुआ और मैंने उसे धक्का दे दिया। राय साहब की आंखों में दर्द उतर आया। तो ये हादसा था, न कि कत्ल? हां, रुकैया फुसफुसाई, मगर जब मैंने उसे गिरते देखा तो मेरा दिल भी मर गया। राय साहब ने नवाब रफीकत मिर्जा को अदालत में बुलवाया। जनाब, उन्होंने कहा, आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी की। आप जानते थे कि आपकी बीवी की मौत हादसा थी, मगर आपने अपने गुनाह को छिपाने के लिए जोया को फंसाया। नवाब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी छड़ी से जमीन पर रख दी। राय साहब, वो बोले, इज्जत ही वो चीज है जो जाते ही आदमी को जिंदा नहीं रहने देती। मैंने सिर्फ अपने खानदान की लाज बचाई थी। राय साहब बोले, जनाब, इज्जत सच्चाई से बनती है, झूठ से नहीं, और आज सच्चाई अदालत में मौजूद है। काजी ने सबूतों की तस्दीक की। गुलाम मियां की गवाही, जावेद का इकरार और रुकैया का बयान, सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया, जोया बेगम बरी की जाती है। इंस्पेक्टर जावेद और नवाब रफीकर मिर्जा को गुनाह ए इत्तिफाक साजिश में शामिल होने का दोषी ठहराया जाता है। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की तरफ देखती हुई बोली, या खुदा, तेरी जमीन पर आज फिर इंसाफ जिंदा है। हुआ। राय साहब ने उसकी तरफ देखा। मुस्कान थी, मगर दिल में दर्द भी, क्योंकि इस केस में उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। अपनी नींद, अपनी शांति और शायद अपने दिल का एक हिस्सा। उसी रात हवेली के पीछे की बाग में जोया अकेली गई, वो जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। चांदनी में वो पेड़ झूम रहे थे और जमीन पर अब भी वो निशान मौजूद थे जो उस रात किसी की भागती हुई रूह ने छोड़े थे। वो फुसफुसाई, बेगम नाजिया, मैं तुम्हारी बेगुनाही का वादा पूरा कर आई हूं। अब तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। अचानक हवा चली और हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटी, मगर कोई नहीं था। बस एक दरवाजा खुला और दीवार पर परछाई उभरी, खामोश गवाह की। वो परछाई धीरे धीरे मिट गई, जैसे कह रही हो, अब मेरा काम पूरा हुआ। सुबह होते ही राय साहब ने जोया से कहा, जोया, अब तुम आजाद हो, मगर याद रखना, सच्चाई की राह में तन्हाई नहीं, ताकत मिलती है। जोया ने सिर झुकाया। जनाब, मैं आपकी तन्हाई में भी आपकी मोहब्बत की खुशबू महसूस करती हूं, मगर मेरी जिंदगी अब उस हवेली के साए से दूर होनी चाहिए। राय साहब मुस्कुराए। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच का एक गवाह। तुम मेरी कहानी की वही खामोश गवाह हो, जोया। हवा में फिर वही इत्र की महक फैली, मगर इस बार उसमें सुकून था, डर नहीं। दूर से हवेली की टूटी हुई खिड़की चमकी, जैसे बरसों की खामोशी अब कह रही हो, इंसाफ हो गया। रात का तीसरा पहर था। शफखाबाद की गलियां उस वक्त यूं खामोश थीं जैसे किसी ने पूरी दुनिया से आवाज छीन ली हो। बस हवेली के पुराने बुर्ज से आती ठंडी हवा की सरसराहट, पेड़ों के पत्तों की सरगोशियां
और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। राय साहब आरिफ अली उस रात अपनी पुरानी मेज पर बैठे केस की फाइलें पलट रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। वही बेचैनी जो उस दिन से उनके साथ थी जब नवाब की बीवी का कत्ल हुआ था। अब तो जैसे हर सबूत, हर गवाही, हर चुप्पी उन्हें एक ही सवाल की ओर खींच रही थी। आखिर वो खामोश गवाह कौन है? जोया उस शाम हवेली लौटी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि इरादा था। वो हवेली जहां एक वक्त में उसकी मां ने नौकरानी बनकर काम किया था और जहां अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा था। दीवारों पर धूल जमी थी, झूमर टूटे पड़े थे, मगर हवेली अब भी अपनी पुरानी शान की खुशबू लिए खड़ी थी। जोया ने झुककर दरवाजे की चौखट को छुआ। अम्मी कहती थी, इस हवेली की दीवारों में जो बोलता है वो इंसान नहीं होता, वो राज होता है। राय साहब उसके पीछे पहुंचे। जोया, ये जगह अब खतरनाक है। जो लोग इस सच्चाई को दफन रखना चाहते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जोया ने मुस्कुराकर कहा, मौत से डरती तो उस दिन मर जाती जब शहर ने मुझे गुनहगार कह दिया था राय साहब। अब तो बस सच से मुलाकात करनी है। दोनों हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। पुरानी सीढ़ियां कर कर की आवाज कर रही थीं, जैसे किसी को आने की खबर दे रही हों। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में नवाब का चेहरा आज भी वैसा ही डरावना लग रहा था, ठंडा मगर हुकूमती। जोया ने दीवार के एक कोने में रखे पुराने आईने को हिलाया तो पीछे से एक छोटा सा तिजोरी का दरवाजा दिखाई दिया। राय साहब ने अपनी जेब से चाबी निकाली, वही चाबी जो उन्हें नवाब के पुराने मुंशी से मिली थी, जो अब कब्र में सो रहा था। तिजोरी खुली। अंदर पुरानी फाइलें, कुछ खत और एक छोटा सा लॉकेट था। जोया ने लॉकेट उठाया। अंदर एक तस्वीर थी, उसकी मां, और उसके साथ नवाब रफीकर मिर्जा की तस्वीर। जोया के हाथ कांप गए। राय साहब, ये तो मेरे अतीत की तस्वीर है। राय साहब ने धीरे से कहा, जोया, तुम्हारी मां और नवाब के बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ खामोश मोहब्बत नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जो आज तक किसी ने नहीं जाना। तुम्हारी मां नवाब की असली बीवी थी, लेकिन समाज ने उसे कभी मान्यता नहीं दी। जोया के चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। तो फिर नवाब की हवेली की असली वारिस मैं हूं? राय साहब ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन यही बात इस पूरे खेल की जड़ भी है। नवाब की मौत के बाद हवेली पर दावा करने वाला हर शख्स तुम्हारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है। उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज आई। राय साहब और जोया ने झट से तिजोरी बंद कर दी। दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर जावेद खान अंदर दाखिल हुआ, हाथ में बंदूक लिए। उसकी आंखों में अब वो ईमानदारी नहीं थी जो कभी राय साहब को दिखाई देती थी। तो आखिरकार तुम दोनों पहुंच ही गए यहां तक, उसने कहा। मैंने कहा था राय साहब, ये मामला बंद हो चुका है, मगर आपको तो सच्चाई की तलाश की बीमारी है। राय साहब ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बीमारी नहीं जावेद, इसे जमीर कहते हैं, जो बिकता नहीं। जावेद हंसा। जमीर? जमीर से रोटी नहीं मिलती राय साहब। मैंने भी पहले जमीर को पालने की कोशिश की थी, लेकिन वो भूखा मर गया। अब बस हुक्म का गुलाम हूं। जोया ने गुस्से से कहा, तुमने नवाब की बीवी को मारा था ना? जावेद ने ठहर कर कहा, नहीं, मैंने सिर्फ हुक्म माना था। असली कातिल कोई और था, वो जो इस हवेली में आज भी छुपा है। अचानक हवा का झोंका आया और झूमर जोर से हिलने लगा। तिजोरी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और लॉकेट जमीन पर गिरा। उसी वक्त ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। राय साहब ने टॉर्च उठाई और कहा, कोई ऊपर है। तीनों सीढ़ियां चढ़े। हर कदम के साथ हवेली की ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऊपर के कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, सच्चाई जिंदा है लेकिन बोल नहीं सकती। जोया के होंठों से आवाज निकली, खामोश गवाह। राय साहब ने कहा, वो यही है जोया। कमरे के कोने में कोई था, एक बूढ़ा आदमी, कांपता हुआ, आंखों में डर। वो हवेली का पुराना माली था, अब्दुल रहमान। राय साहब ने उसे सहारा दिया। अब्दुल, तुमने उस रात क्या देखा था? अब्दुल के होंठ कांपे, आवाज टूटी। मैंने देखा था साहब, नवाब की बीवी को धक्का नहीं दिया गया था, उसने खुद छलांग लगाई थी। जोया चौंक गई। क्या?
अब्दुल ने आंसू पोंछे। वो जानती थी कि नवाब ने एक और निकाह किया है, तुम्हारी मां से। जब उसे पता चला कि नवाब ने वफा की कसम तोड़ दी तो उसने खुद को हवेली की छत से गिरा दिया। मगर लोग समझे नवाब ने धक्का दिया। राय साहब ने कहा, तो फिर नवाब को क्यों मारा गया? अब्दुल ने ठंडी सांस ली। क्योंकि वो सब कुछ कबूल करना चाहता था, मगर जावेद और उसके मालिक ने उसे चुप करा दिया। और मैं सब देखता रहा, खामोश गवाह बनकर। जावेद गुस्से से चिल्लाया, बकवास, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। मगर राय साहब ने कहा, नहीं जावेद, अब खेल खत्म। तुम्हारे नाम पर सबूत है, नवाब के खून के छींटे, तुम्हारे ही वर्दी के दाग। जोया ने कहा, सच्चाई की आवाज को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। जावेद भागने की कोशिश में था, मगर हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। राय साहब ने पहले ही खबर कर दी थी। पुलिस ने जावेद को पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस हार थी। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आई। जोया उस लॉकेट को देख रही थी जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी। राय साहब, उसने कहा, मुझे अब हवेली नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि मेरी मां का नाम अब गुनाहगार नहीं कहलाए। राय साहब मुस्कुराए। जोया, तुम्हारी मां का नाम अब इतिहास में लिखा जाएगा, उस औरत के नाम पर जिसने खामोशी में भी सच्चाई को जिंदा रखा। जोया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो अपनी मां से बात कर रही हो। अम्मी, आज आपकी बेटी ने वो किया जो आप चाहती थी, सच्चाई की जंजीर तोड़ दी। रात के सन्नाटे में हवेली फिर से खामोश हो गई, मगर इस बार वो खामोशी डर की नहीं थी, सुकून की थी। दीवारों से हवा गुजरी, जैसे कोई पुरानी रूह अब आजाद हो गई हो। और हवेली की छत पर टूटी जाली के पीछे कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था, वही पुराना माली अब्दुल रहमान, खामोश गवाह, जिसने अपनी गवाही आखिर बोलकर नहीं, जिंदा रख कर दी थी। शफखाबाद पर उस सुबह धुंध की चादर फैली हुई थी। आसमान में हल्की सी लालिमा थी, जैसे सूरज भी किसी गुनाह की गवाही देने से पहले संकोच कर रहा हो। हवेली के बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर एक हलचल। इंसाफ का वक्त आ चुका था। राय साहब आरिफ अली अपनी कोट की जेब में कागजों का पुलिंदा संभाले अदालत की ओर जा रहे थे। उनके साथ थी जोया, सादे लिबास में मगर आंखों में अटूट हिम्मत। वो अब डर नहीं रही थी, उसकी खामोशी अब इजहार बन चुकी थी। शफकाबाद की पुरानी अदालत, वही जगह जहां कभी नवाब के हुक्म चलाए जाते थे, आज वहीं उसकी मौत की सच्चाई खुलने वाली थी। भीड़ इतनी थी कि अदालत के बरामदे तक लोग खड़े थे। सबके होठों पर एक ही सवाल था, क्या आज खामोश गवाह बोलेगा? मंच पर बैठे जज साहब ने हथौड़ा बजाया। केस नंबर 101, नवाब रफीकत मिर्जा कत्ल मामला। अभियुक्त इंस्पेक्टर जावेद खान। जावेद को हथकड़ी पहने लाया गया। उसकी चाल में अब वो अकड़ नहीं थी जो कभी वर्दी पहनते वक्त होती थी। राय साहब अपनी सीट पर बैठे, आंखों में यकीन और चेहरा शांत। राय साहब उठे। माय लॉर्ड, ये केस कोई आम कत्ल का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की लड़ाई है जिसे सालों से दबाया गया। हमारे पास सबूत हैं, नवाब की डायरी, उसका वसीयतनामा और वो लॉकेट जिसमें उसकी असली बीवी की तस्वीर है। उन्होंने कागज में इस पर रखा। इस डायरी में नवाब ने लिखा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी हवेली और जायदाद मेरी पहली बीवी नसीम और उसकी बेटी जोया के नाम होगी। भीड़ में हलचल मच गई, लोग बुदबुदाने लगे। जज साहब ने दस्तावेज देखा और बोले, यह गवाही लिखित रूप में काबिले कबूल है। अब्दुल रहमान को लाया गया। बूढ़े हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। माय लॉर्ड, उसने कहा, उस रात मैंने सब देखा था। बीबी साहिबा ने खुद अपनी जान ली। नवाब ने उन्हें रोका था, मगर वो नहीं मानी। और जब नवाब ने सच्चाई दुनिया के सामने रखने की ठानी, तो जावेद साहब ने उन्हें गोली मार दी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जज साहब ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब्दुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं डर गया था साहब, मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी, मगर अब मैं मरने से नहीं डरता। उसकी आवाज अदालत में गूंज गई। मैं खामोश गवाह था माय लॉर्ड, मगर अब मेरी खामोशी ही मेरी गवाही है। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
जोया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसमें दर्द नहीं था, सुकून था। राय साहब ने कहा, माय लॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने वो रिकॉर्डिंग पेश करता हूं जो जावेद ने खुद अनजाने में दी। टेप चलाया गया। आवाज आई, मैंने नवाब को नहीं मारा था, मुझे हुक्म दिया गया था ऊपर से। अगर मैं इनकार करता तो मेरी पोस्टिंग और मेरी जिंदगी दोनों चली जाती। जज ने गुस्से से कहा, किसने हुक्म दिया? जावेद ने सिर झुका लिया। नवाब के भाई हसन मिर्जा ने, हवेली और दौलत पर कब्जा करने के लिए। पूरा हॉल गूंज गया। लोग बोले, हसन मिर्जा? वही जो खुद को वारिस कहता था। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। इंस्पेक्टर जावेद खान को नवाब रफीकर मिर्जा के कत्ल में शामिल पाया गया है। मुख्य साजिशकर्ता हसन मिर्जा की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाते हैं। हवेली और संपत्ति जोया बेगम के नाम की जाती है। जोया ने धीरे से कहा, मुझे हवेली नहीं चाहिए माय लॉर्ड, बस इतना लिख दीजिए कि मेरी मां बेगम नसीम बेगम थी और वो गुनहगार नहीं थी। जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अदालत ये मानती है कि नसीम बेगम पाक दिल और सच्ची औरत थी। उनका नाम अब सदा इज्जत के साथ लिया जाएगा। उस शाम हवेली में दिए जलाए गए। पहली बार इतने सालों बाद वह रोशनी थी, डर नहीं। राय साहब और जोया हवेली के बरामदे में खड़े थे। जोया ने कहा, राय साहब, अब तो सब खत्म हो गया। राय साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं जोया, कुछ दास्तानें खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती है। जोया बोली, तो फिर इस खामोशी का क्या करूं? राय साहब बोले, इसे मोहब्बत बना लो, मोहब्बत उस सच से जो तुम्हें जिंदा रखे। कुछ महीनों बाद राय साहब को एक खत मिला। लिफाफे पर सिर्फ लिखा था, जोया बेगम, कश्मीर घाटी से। खत में लिखा था, राय साहब, मैं अब हवेली से बहुत दूर हूं। यहां पहाड़ों की खामोशी भी मुझसे बातें करती है। अम्मी अब मेरे ख्वाबों में मुस्कुराती हैं। मैंने हवेली को एक अनाथालय में तब्दील कर दिया है, ताकि वो बच्चे जो आवाज नहीं उठा सकते, उन्हें कोई खामोश गवाह बनने की जरूरत न पड़े। अगर कभी शफकाबाद आना हो तो हवेली की चौखट पर दिया जलाना, वो दिया मेरी तरफ से होगा, उस सच्चाई के नाम जो हमने जिंदा रखी। राय साहब ने खत को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, जैसे उस पर भी अब कोई दाग नहीं बचा था। उस रात हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा चली, वही हवा जो कभी डर की निशानी थी। अब वो सुकून बन चुकी थी। पुराने बाग में उस सूखे पेड़ के नीचे एक दिया जल रहा था। उसके पास एक कब्र थी, अब्दुल रहमान की। कब्र पर लिखा था, यहां सोया है वो जो बोल नहीं पाया, मगर जिसने सच्चाई को जिंदा रखा, खामोश गवाह। शफकाबाद की गलियों में अब कोई खौफ नहीं था। लोग कहते थे, उस हवेली की खामोशी अब डर नहीं, दुआ है। और कहीं दूर घाटी की वादियों में जोया एक दिया जलाती थी, हर बार उसी नाम से फुसफुसाती हुई, अम्मी। अब कोई गवाह खामोश नहीं रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।